नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर के उस प्रपंच की, जिस प्रपंच को समझना और उसको आत्मसात करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिहार की राजनीति में जो कुछ भी चल रहा है ना, वो बिहार के सेहत के लिए वर्तमान परिस्थिति में जिस तरीके से दिखाने की कोशिश हो रही है, ऐसे में सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। जी हाँ, मेरा मानना है, और अक्सर हम अपने सीनियर पत्रकार मित्रों से कहते हैं कि अगर मोदी ना आते ना, तो इस देश का जो पाखंड था ना, या यूँ कहें कि इस देश में जो पाखंडी लोग थे, उसका चेहरा सामने नहीं आता। सच कहते हैं, मतलब पूरी जिंदगी आपका भ्रम में गुजर जाता है। आप समझ नहीं पाते कि सामने वाले का चरित्र क्या है, सामने वाले का सोच क्या है। देखिए, ये मणिकांत ठाकुर जी हैं, बीबीसी के बहुत ही जानदार शानदार रिपोर्टर रहे हैं उस जमाने का। मैं व्यक्तिगत रूप से इन्हें बहुत सम्मान करता हूँ। कई ऐसे मौके आए जिस दौरान मैंने कोशिश की कि इनको फिर से मेन एक्सट्रीम मीडिया में से जोड़ा जाए, लेकिन मुझे खुशी हुई कि जब मैंने कोशिश की तो सत्ता और सरकार के शीर्ष पर बैठे हुए लोग इस तरीके से इनको लाने को लेकर रोका गया, जो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। कि भाई मणिकांत ठाकुर जी की वापसी, ना सवाल ही नहीं है, ये आदमी सही नहीं है। और जो ये आदमी कह रहा था, पता नहीं मणिकांत ठाकुर जी उसके लिए कितनी पॉजिटिव स्टोरी चलाई होगी, उनके संघर्ष के बारे में कितनी स्टोरी चलाई होगी। लेकिन खैर, आज उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन्होंने प्रशांत किशोर के बारे में एक बात लिखी है, बड़ा ही तंज है। स्वाभाविक तौर पर कलम के ये लोग जादूगर रहे हैं। पीके तो होश में रहेंगे, बाकी सब बेहोश हो जाएंगे, बेहोश होंगे। मतलब पीके तो होश में रहेंगे, बाकी सब बेहोश होंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ है, मतलब एक सेटायर कर सकते हैं। लेकिन इसलिए हमने कहा कि बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज नहीं होता। सुरेंद्र किशोर जी जैसे पत्रकार, इनके जैसे पत्रकार जो हमेशा सत्ता से सवाल किया और हमेशा सत्ता को चुनौती देते रहे, आज पता नहीं। खैर, उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन इनके इन्हीं स्लोगन के सहारे पीके को लेकर जो इनके मन में जो चीज़ें चल रही हैं, क्या चल रहा है कि पीके बिहार को बदल सकता है। पीके जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, वो दिशा बता रहा है कि पीके आने वाले चुनाव में एक बड़ी चुनौती के रूप में इन तीनों के सामने, मतलब बीजेपी, जदयू और आरजेडी के सामने खड़े रहेंगे और बिहार में बदलाव ला सकते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें इस दौर में चली हैं, बहुत कुछ उन्होंने किया है, पदयात्रा से लेकर बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन हम आपको 3 बाइट सुनाते हैं, मतलब 3 हम लोग विजुअल मीडिया के शब्दों में उसको बाइट कहते हैं। 3 बाइट सुनाते हैं, जरा उसको गौर से सुनिए। ये पहला बाइट है, जरा इसका सुनिए क्या कह रहा है प्रशांत किशोर। मतलब ये बाइट, इस बाइट को सुनने से आप समझ जाएंगे कि प्रशांत किशोर तेजस्वी को लेकर, राहुल गांधी को लेकर, मतलब आप नेता हैं, अभी हैं नहीं, अभी नेता बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन भाषाई मर्यादा भी कोई चीज़ होती है। तो जरा सुनिए राहुल गांधी और तेजस्वी को लेकर पीके क्या कर रहे हैं। ने कास्ट सेंसस की बात कही है, कहें कि 90% लोग सिस्टम में नहीं है, हम लोग कास्ट सेंसस कराएंगे और 50% देखिए, कास्ट, ठीक है, कास्ट सेंसस को लेकर हम पिछले 2 साल से वक्तव्य दे रहे हैं। जातिगत जनगणना होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जातिगत जनगणना हो जाने से सबकी गरीबी दूर हो जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी, ये जो राहुल गांधी बता रहे हैं, ऐसा कोई पनिसिया है नहीं। अगर जातिगत जनगणना से ही सब सुधर जाना होता तो जनगणना अभी है लोगों के पास कि SC ST समाज के लोग सबसे गरीब, पिछड़े, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पर सबसे पिछड़े हैं,
तो राहुल गांधी को ये बताना चाहिए, या जो भी ये बता रहा है कि जातिगत जनगणना से सब सुधर जाएगा, तो उसको बताना चाहिए कि SC ST समाज के लोग की दशा क्यों नहीं सुधरी। भाई जनगणना होने से नई जानकारी मिली, सही है, लेकिन जानकारी मिलने मात्र से आपकी दशा नहीं सुधरेगी। ये तो ऐसे हुआ कि लाइब्रेरी में जाइएगा, वहाँ बहुत किताब है, तो लाइब्रेरी में जाने से आप विद्वान थोड़े हो जाइएगा, उस किताब को पढ़ना भी पड़ेगा और पढ़कर आत्मसात करना पड़ेगा। तो राहुल गांधी जी को ये बताना चाहिए कि भाई 60 साल से ये आपको ज्ञान कहाँ आपका गया था। 60 साल से तो आपके लोगों की सरकार थी, तब जनगणना करके पूरे देश का भला कर देते। चलिए मान लीजिए अब उनको अक्ल आया है, अब उनको समझ में आई है बात, तो जनगणना जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, हिमाचल में है, वहाँ पर करके गरीबी दूर कर ले। हम लोग सब लोग उनके पीछे उसी मॉडल को मान लेंगे। अगर जातिगत जनगणना से गरीबी दूर होती तो बिहार में तो जनगणना हो गया, तो यहाँ गरीबी किसका दूर हो गया। राहुल गांधी जी कांग्रेस के जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ जनगणना करा के गरीबी दूर कर ले, हम लोग सब उनका झंडा उठा के घूमेंगे, उसी मॉडल को फॉलो कर लेंगे। जातिगत जनगणना से या किसी भी तरीके के सर्वे से आपको सिर्फ इतना पता चलता है कि समाज के किस वर्ग की स्थिति क्या है, लेकिन वो पता चल रहा है, उसका कोई रास्ता जब तक नहीं निकालिएगा। लोग गरीब हैं ये तो पता है, लेकिन गरीबी से निकलेंगे कैसे, इसका रास्ता बताना पड़ेगा। बिहार देश में सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, इसके लिए जनगणना की जरूरत है, ये तो सब लोग जान रहे हैं। इसको सुधारने का राहुल गांधी क्या मंत्र दे रहे हैं वो न बताएं। यही बात तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं और बीजेपी और जेडीयू को ब्लेम कर रहे हैं 17 साल में। ऐसा है मेरे भाई, तेजस्वी यादव की कितनी समझ है, उनके टीका वक्तव्यों पर टीका टिप्पणी करना, वो भी विकास के मामले में। तेजस्वी यादव जात के मामले में बोलें तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है, रंगारी बालू शराब माफिया पर बोलें तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है। ये लोग हाँ क्राइम पर बोले तो ठीक है, क्राइम पर बोले उसका जवाब देंगे। तेजस्वी यादव अब विकास के मॉडल की चर्चा करें, ये हास्यास्पद लगता है। इनके लोग 15 साल यहाँ शासन में रहे हैं, जिसको अपना नहीं पता है कि GDP क्या है और GDP ग्रोथ क्या है, वो बिहार के विकास की कहानी समझा रहा है, उस पर क्या टीका टिप्पणी करनी है। क्राइम का जहाँ तक बात है तो इतना ही कहूँगा कि 6 महीना पहले तक तेजस्वी यादव खुद उप मुख्यमंत्री थे और तब उनको बिहार स्विट्जरलैंड दिख रहा था, और 6 महीना में अब उनको कत्लखाना में दिख रहा है। अभी नीतीश कुमार पलट के चले जाएं महागठबंधन में तो बिहार उनको फिर बढ़िया दिखने लगेगा। तो आपने सुन लिया। अब जरा दूसरा बयान इनको नीतीश कुमार को लेकर वो क्या बयान दे रहे हैं, जरा उसको भी सुन लीजिए। ये भी सुनना जरूरी है कि ये किस भ्रम में जीते हैं। हमें लगता है कि ये आपको समझ में आ जाएगा। और मणिकांत ठाकुर जैसे पत्रकार को भी उसके इस बयान से समझना चाहिए कि पीके को आखिर किस बात को लेकर इतना गुरूर है कि हम ही सत्ता चलाते हैं, हम ही सरकार बनाते हैं। ये घमंड है, घमंड। साधारण तौर पर हम लोग जैसे पत्रकार भी सोचते हैं, जानते हैं कि लालू और नीतीश के साथ आने के बाद बिहार की राजनीति में क्या सब हो सकता है, और प्रशांत किशोर का क्या दावा है, जरा सुन लीजिए। आप सुनिए। नीतीश कुमार जो भाजपा के साथ सरकार में बैठे हुए हैं, वो प्रशांत किशोर और हम पर टिप्पणी करेंगे। जो जदयू के लोग हैं उनको ये बताइए कि गीता में कहा गया कृतज्ञता से बड़ा कोई अपराध नहीं है, और बिहार में सामाजिक राजनीतिक सोच रखने वाले हर व्यक्ति को पता है कि 2015 में अगर इसी प्रशांत किशोर ने कंधा नहीं लगाया होता तो ना नेता रहते, ना दल रहता, ना विचारधारा रहती। 2015 में अगर जदयू को हमने मदद नहीं की होती तो आज ये कहाँ लोग रहते, इनको अंदाजा नहीं रहता। भाजपा ने रौंद कर खत्म कर दिया होता। इन लोगों ने कृतज्ञता की है, इसी का परिणाम है कि 42 पर आ गए हैं। और मैंने ये लिख कर दिया है और आपको भी बता रहे हैं, अगली बार अकेले लड़े, भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन में लड़े, जदयू को 20 सीट नहीं आएगा। इन लोगों ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। प्रशांत किशोर तो एक साधारण व्यक्ति है, इनके खून में, इनके स्वभाव में, इनके नियत में खोट है। ये इन्होंने सबके साथ धोखा किया है अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए, कभी भाजपा के साथ, कभी लालटेन के साथ अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए। ये दल के लोग और इस दल के नेता कुछ भी करने को तैयार है। इसीलिए जब जन सुराज अभियान शुरू किया, आप जाकर देख लीजिए, मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, नीतीश कुमार ने 50 बार हमको समझाने की कोशिश की कि भैया वापस आ जाइए। हमने कहा है कि अब फिर से वापस, फिर सियार तरकुल के नीचे नहीं आने। सुन लिए। अब एक और बयान आप सुन लीजिए। ये एक दृष्टिकोण से बेहतर बयान है, और इस बयान को
बहुत ही शांतचित्त होकर मन की होकर सुनिए कि राजनीति को लेकर, आज की राजनीति को लेकर प्रशांत किशोर ने कैसे किस तरीके से अपनी बातों को रखा है। जरा सुनिए इस पूरा बयान को, इनको पहले सुन लीजिए। आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, तो भैया गुजरात में तो मोदी जी विकास कर रहे हैं। पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, मधेपुरा से, आपके गांव से आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिल रहा? अरे हाँ, अभी तो आप बोले कुछ नहीं मिल रहा है। हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भैया नजवा मिलिए रहा है, मंदिर बनिए गया, बिजली आइए गया है, गुजरात में फैक्ट्री चलिए रहा है। अरे भाई, यही बताने के लिए 2 बरिस से पैदल चल रहे। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों के लिए रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा मंदिर के, मस्जिद के लिए तो आपके लिए फैक्ट्री कैसे बनेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? यही बताने आए। आप मोदी को वोट दिए 4 किलो अनाज के लिए तो अनाज मिल रहा है। मोदी को वोट दिए मंदिर के लिए, मंदिर बन गया। लालू जी को वोट दिए आवाज के लिए, आवाज मिल गया। नीतीश को वोट दिए बिजली के लिए, बिजली मिल गया। इसी तरह अगर अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए भी वोट दोगे तो चाहे नीतीश को दो कि लालू को, वो भी आपको मिलेगा। लेकिन पूरा गांव क्या बोला है? अपने बच्चों के नाम पर आप बोले हैं कि भैया जीवन में आज तक पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो जो जिसके लिए वोट दिए वो मिला और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। इतने बात समझाने आए। तो आपने सुना, लेकिन आप के दिमाग में ये चल रहा होगा कि संतोष जी यही 3 पीके का यही 3 बाइट क्यों सुनाए? देखिए, इन 3 बाइट में खास है पीके का तेजस्वी और नीतीश को लेकर क्या सोच है, किस स्तर का घृणा है, किस स्तर तक विरोध है, कांग्रेस को लेकर क्या उनकी सोच है, राहुल से किस तरीके की घृणा है, किस तरीके का नफरत है, किस स्टैंड तक वो जा सकते हैं, और बीजेपी से किस तरीके का इनका गुस्सा है या बीजेपी को लेकर इनकी क्या सोच है। ये तीनों डिफरेंट एंगल से उनके उस बयान के सहारे आप समझ सकते हैं। देखिए 2025 में होना क्या है। एक तो नीतीश कुमार 2005 से लेकर लगातार सरकार में है, उनके खिलाफ एक आक्रोश भी है, उनकी लोकप्रियता भी अब पहले जैसे नहीं रही, उनसे लोगों को गुस्सा भी है। कहीं न कहीं इनकम्बेंसी को लेकर अगर हम बात करें तो उसका नुकसान बीजेपी को भी होगा नीतीश के साथ रहने से, ये आम धारणा है। हालांकि लोकसभा चुनाव में ये चीज़ें देखने को नहीं मिली, लेकिन धारणा यही है और होगा भी, ये ऐसा माना जाता है। तो नीतीश से जो गुस्सा में है, बीजेपी से जो गुस्सा में है, अगर आज के तारीख में अगर वोट हो और कुमार प्रशांत किशोर इस चुनावी मैदान में ना हो तो ये वोट किसको जाएगा? जरा गौर से सोचिए, किसको जाएगा ये वोट? नीतीश कुमार और बीजेपी से जो लोग नाराज हैं, गुस्से में हैं, वो किसको वोट करेंगे? स्वाभाविक तौर पर विपक्ष में आरजेडी है, इंडिया गठबंधन है, उसको वोट करेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं तो नोटा में डालेंगे, यानी तो फिर वोट करने नहीं जाएंगे। यही होगा ना, यही 3 विकल्प है ना। वोट करेंगे तो तेजस्वी को, नहीं तो जाकर नोटा दबा देंगे, या नहीं तो वोट गिराने नहीं जाएंगे। लेकिन अगर प्रशांत किशोर अगर चुनावी मैदान में रहा तो क्या होगा कि प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में आने से ऐसे तमाम वोटर जो नीतीश से नाराज है, बीजेपी से नाराज है, लेकिन वो राजद को वोट करना नहीं चाहता है, जो घर बैठ जाता है या अनमनस्क तरीके से वोट देता है, वो सारा अब किसको वोट करेगा? जरा ये सोचिए, उसके पास क्या विकल्प?
क्योंकि पीके की पार्टी में तमाम ऐसे ही लोग गए हैं जो इस गठबंधन में जिनका कोई गुंजाइश नहीं है टिकट मिलने का। वो लोग पहले से टिकटार्थी वहाँ मौजूद हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग मौजूद हैं, छोड़ छोड़ के वही लोग गए हैं। तो प्रशांत किशोर का पहला आधार, वोट का आधार क्या होगा? नीतीश से नाराज लोग, बीजेपी से नाराज लोग, और दूसरा ऐसे लोग जो नीतीश और बीजेपी से नाराज है लेकिन वो लालू को वोट नहीं करेंगे, उनको एक विकल्प मिल जाएगा, प्रशांत किशोर को वोट कर दीजिए। तो प्रशांत किशोर का आधार वोट यही हुआ, नीतीश और बीजेपी से नाराज पहला वोटर, दूसरा वोटर जो नाराज है लेकिन लालू को वोट नहीं कर सकते हैं, वो उनके साथ होगा। मतलब नीतीश के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ जिस तरीके से इनकम्बेंसी है, वो वोट तेजस्वी को ना जाकर प्रशांत किशोर को चला जाएगा। मतलब वो जो लाभ मिलता तेजस्वी का, इनकम्बेंसी का, गवर्नमेंट के, नीतीश के अलोकप्रियता का जो लाभ मिलता तेजस्वी को, वो लाभ अब उठाकर चला जाएगा प्रशांत किशोर। लेकिन क्या वो जो लाभ उठा के ले जाएंगे, उस लाभ के सहारे वो चुनाव जीत पाएंगे क्या? बड़ी बात है। क्योंकि चिराग जैसा व्यक्ति जिसके पास 7% से 8% उसका अपना वोट बैंक है और जिसको टिकट दिया उसका भी वोट जुट गया, तब तो एक सीट जीता था। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार को 42 सीट का नुकसान उसने पहुंचा दिया, जीता तो एक ही। तो जब तेजस्वी इतने सीटों पर विजय हुआ, उसमें एक आधार बना चिराग। तो 2025 के चुनाव में क्या होगा? मोटा फॉर्मूला, मोटा मोटी जान लीजिए। चिराग नहीं है जो 7% वोट उसके पास है। प्रशांत किशोर का पूंजी क्या है? प्रशांत किशोर का पूंजी है नीतीश के खिलाफ वाला वोट, भाजपा के खिलाफ वाला वोट। वो वोट चिराग पासवान को मिल गया था पिछली बार और उसका लाभ आरजेडी ने उठा लिया था, क्योंकि चिराग के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ नीतीश थे। बीजेपी को वो हनुमान कह रहे थे कि हम जीतेंगे तो उन्हीं के पास जाएंगे, तो उनका वोटर कंफ्यूज रह गया, उसका लाभ मिल गया आरजेडी को। जदयू को नुकसान हुआ, आरजेडी को लाभ मिला, लेकिन वो सरकार नहीं बना सका। और चिराग को एक सीट भी नहीं मिला, एक सीट मिला। तो ये जो प्रशांत किशोर का एंगल है, लालू परिवार पर भी उसी तरीके से अटैक करता है। लालू प्रसाद के 15 वर्षों के कार्यकाल को लेकर और तेजस्वी पर उसी तरीके का अटैक करता है जिस तरीके से नीतीश को लेकर करता है। मतलब साफ है कि ये जो वोटर जिसको ये चाह रहे हैं, ऐसे वोटर भी हैं जो राजद से नाराज है। वो उस वोटर को भी एक स्पेस मिल जाए वोट करने के लिए। मतलब नीतीश और बीजेपी से जो नाराज वोटर है वो आरजेडी के साथ मिलकर जीत सुनिश्चित न कर दे, इसके लिए प्रशांत किशोर बीच में खड़ा है। दूसरा, आरजेडी के खिलाफ जो लोगों के अंदर में जो एक गुस्सा है, जो वोट देने के लिए नहीं जाता है, वो भी आकर प्रशांत किशोर को वोट कर दे। और तीसरा, जिस तरीके से चिराग मॉडल की वजह से आरजेडी को लाभ हो गया, वो लाभ प्रशांत किशोर मॉडल की वजह से ना मिले, इसलिए प्रशांत किशोर सामान्य तौर पर लालू के पार्टी पर भी, लालू के परिवार पर भी हमला बोल रहे हैं। मतलब आप समझ में आया? कभी भी कुछ समझाने के लिए बचा हुआ है। मतलब साफ है, कहीं न कहीं प्रशांत किशोर 2025 में एनडीए का रास्ता एकदम सॉफ्ट हो जाए, एकदम शानदार तरीके से गाड़ी चलता रहे, रोड निर्माण, रोलर निर्माण करने वाले भूमिका में है प्रशांत किशोर। अब आप समझ गए कि प्रशांत किशोर की भूमिका क्या है। प्रशांत किशोर बस यहाँ इतनी ही लड़ाई लड़ने आए हैं कि हमें नीतीश को नुकसान पहुंचाए
आरजेडी को भी नुकसान पहुंचाए, बीजेपी अपनी जगह बने रहे, और उस बीच में जो भी वोट आ जाए, स्वाभाविक तौर पर एक बड़ी वोट बैंक है और जो लोग आएंगे बड़ा होगा, उसको भी जोड़ेंगे, तो उसमें अगर 2-4 गो सीट जीत गए तो जीत गए। लेकिन एनडीए और खास करके बीजेपी का राह आसान कर दे, कहीं न कहीं इनकी ये राजनीतिक चाल है, जो अभी तक जो चीज़ें सीन सामने आए हैं उससे स्पष्ट तरीके से ये दिख रहा है।